हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉग ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई। माय नेम इज़ लकी झा। स्टूडेंट्स देखिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई यानी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके अंदर हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया और उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म के बारे में लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड करवाया था। देखिए, लास्ट लेक्चर जो हमने बात करी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जीव द्रव्य क्या है, तो उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि प्रोटोप्लाज्म वास्तव में क्या है, क्या उसके कार्य होते हैं, क्यों ज़रूरी है प्रोटोप्लाज्म में एक सेल के अंदर होना, जीव द्रव्य जो है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे आप। ठीक है, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। तो बताइए, आपका पहला क्वेश्चन है कि किस साइंटिस्ट ने कहा था द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, हम कुछ लास्ट लेक्चर के अंदर से जो है वो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, तो आपको बताना है कि विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड दैट द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, कि जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार होता है, ये किस साइंटिस्ट ने कहा था। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है एल्वियोलर थ्योरी एंड रेटिकुलर थ्योरी, जालिकावत्त सिद्धांत और एल्वियोलाई का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। ठीक है, तो कौन से साइंटिस्ट ने रेटिकुलर थ्योरी दी थी और एल्वियोलर थ्योरी जो है वो किसने दी थी, ये बताना है आपको। उसके बाद आप बताएंगे मुझे कि बोन सेल्स यानी अस्थि कोशिकाओं में वाटर का अमाउंट कितना पाया जाता है। हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इन फाउंड इन दी बोन सेल्स, अस्थि की कोशिकाओं में पानी का जो अमाउंट है वो कितना पाया जाता है, जल का कितना भाग जो है वो प्रेजेंट होता है। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, तो हम ये प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और आज हमें प्रोटोप्लाज्म को ही डिटेल में डिस्कस करना है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो बात करी थी वो कि जीव द्रव्य जो होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के संगठन होते हैं। जल उपस्थित होता है, लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, आरएनए है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी थी, तो आज अपन उसी चीज़ को और डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, लास्ट हमने जहाँ बात खत्म की थी वो ये थी कि भाई जो जीव द्रव्य होता है, जो प्रोटोप्लाज्म है, उसमें 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है ना, 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर फाउंड इन दी प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले तो स्टोर्ड मटेरियल। ठीक है, स्टोर्ड मटेरियल या रिजर्व मटेरियल भी इसको कह सकते हैं अपन। ठीक है, क्या कह सकते हैं, रिजर्व मटेरियल। रिजर्व मटेरियल यानी एकत्रित पदार्थ। देन सिक्रेटरी मटेरियल, स्त्रावी पदार्थ। ठीक है, स्त्रावी पदार्थ कौन कौन से होते हैं सब बात करी थी हमने। और फिर लास्ट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट हम बात करें या फिर एनिमल्स के अंदर बात करें, तो अधिकतर आपको प्लांट्स में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जैसे देखिए कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो होते हैं ना, वो तो अधिकतर हमें प्लांट की सेल के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, सेक्रेटरी सब्सटेंस जो है ये आपको एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाए जाएंगे। रिजर्व मटेरियल भी आपको जंतु और पादप कोशिका, प्लांट और एनिमल्स दोनों की सेल्स में पाए जाएंगे। ठीक है, रिजर्व मटेरियल जो होते हैं, जो एकत्रित किए गए पदार्थ होते हैं, वो प्लांट्स के लिए या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यूजफुल जो है, ठीक है ना, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो आपके 2 उपयोगी पदार्थ हैं। एक आता है रिजर्व मटेरियल, एकत्रित पदार्थ, और दूसरा सिक्रेटरी। यहाँ पर इसमें आते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, सेकंड लिपिड और तीसरा प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो होते हैं वो रिजर्व मटेरियल होते हैं। ठीक है ना, एकत्रित पदार्थ होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी या किसी भी जीव की जो बॉडी है वो मेनली 3
तीन एटम से मिलकर बनी है, ठीक है ना। तीन परमाणुओं का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जिसने हमारी बॉडी को या सभी समस्त जीव की शरीर को बनाया है। वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं इनको हम फ्रेमवर्क एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क एलिमेंट्स का मतलब है जिन्होंने हमारी बॉडी का जो फ्रेम है, जो पूरी बॉडी की जो संरचना है, उसका वास्तविक आधार जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अगर ध्यान रखिएगा, जैसे हमारी बॉडी जो है हमने कहा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है। हमें कैसे समझ में आएगी ये बात? जैसे मैंने आपको सेल्यूलोज पढ़ाया, यानी कि हमने पढ़ा कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी है। सेल्यूलोज वास्तव में क्या है? सेल्यूलोज वास्तव में कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है? वो बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर कभी भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आपको 1:2:1 देखने को मिले, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको रिस्पेक्टिवली अगर रेशियो जो है, अनुपात आपको 1:2:1 देखने को मिले जनरली, तो ऐसी संरचना जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। अगर आपको कभी भी किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक के अंदर कार्बन की संख्या ऑक्सीजन से ज़्यादा मिले, कार्बन की संख्या जो है वो ऑक्सीजन से काफ़ी ज़्यादा है, तब इसका मतलब है कि आप, और उसमें हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन से इनसे कनेक्टेड होंगे। लेकिन अगर किसी भी यौगिक के अंदर कार्बन की संख्या आपको ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा मिले, तो इसका मतलब हम वसा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या होगा? लिपिड होगी वो चीज़, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनके साथ में अगर नाइट्रोजन भी किसी कंपाउंड में है, किसी यौगिक के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और साथ साथ में नाइट्रोजन भी अगर उपस्थित है ना, तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या होंगे? हमेशा प्रोटीन होंगे। क्या होंगे? प्रोटीन होंगे। तो प्रोटीन में एक अलग से एलिमेंट जुड़ जाता है जो है नाइट्रोजन। पादपों के अंदर भी पाया जाएगा, प्लांट्स में भी, और हमारे अंदर सभी एनिमल्स में भी पाया जाएगा। तो हमारे अंदर हो, चाहे प्लांट्स में हो, चाहे किसी में भी हो, कार्बोहाइड्रेट जो है वो जनरली आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के रेशियो ये मिलेगा। लिपिड में रेशियो आपको कार्बन का ज़्यादा मिलेगा और ऑक्सीजन का कम मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन, इन सब के साथ अगर नाइट्रोजन भी जुड़ जाती है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, तो वो प्रोटीननुमा संरचना होती है ना। प्रोटीन की बनी हुई कोई भी संरचना हो सकती है। तो वास्तव में हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें बनी हुई है ना, वो अधिकतर इन तीन से मिलकर बनी है। और ये तीन, क्योंकि ये सभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने, इस कारण से हम इनको कहते हैं, मेनली ये तीन कहलाते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट। अधिकतर हमारी बॉडी के अंदर यही तीन आपको एटम्स जो हैं वो मिलेंगे देखने को, ठीक है ना। तो यही एटम्स जो हैं, ये खूब सारे मॉलिक्यूल, यानी ये सभी परमाणुओं ने हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं को बना दिया है, ठीक है ना। ये परमाणु थे जिन्होंने हमारी बॉडी में जितने भी अणु हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको अपन बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैव अणु कहते हैं, तो सभी जैव अणुओं को इन्होंने ही बनाया है बेसिकली। चाहे आप डीएनए ले लो, आरएनए ले लीजिए, या किसी भी प्रकार का कोई भी भाग ले लीजिए अपने बॉडी का, वो सब वास्तव में इन्हीं से मिलकर बने हैं। तो देखिए, रिजर्व मटेरियल, ऐसे मटेरियल्स को क्यों एकत्र किया जाता है? ताकि सब वक्त आने पर इनसे हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है वो बॉडी में बना सकें। किसी भी प्लांट का पार्ट है, उसके अंदर जो है वो ये सभी पदार्थ जो है वो अलग अलग संरचनाओं को बना सकें। कि नई कोशिकाएं बनानी है तो उसके अंदर पादप की जो कोशिका भित्ति होगी, उसको कार्बोहाइड्रेट बना देगा। हम पढ़कर आए थे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? लिपिड और प्रोटीन पाया जाता है। तो लिपिड और प्रोटीन की हमने बात करी थी। तो कुल मिला के तो यही सारे पदार्थ हैं। तो ये बड़े उपयोगी हैं, बहुत ये क्या है, यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए भी और प्लांट के लिए भी। तो इस कारण से इनको रिजर्व किया जाता है। यूज़फुल भी है इसलिए रिजर्व किया कि बहुत सारे चीज़ों को बना सकता है ये, ठीक है। उसके बाद में सिक्रेटरी सब्सटेंस पर आएंगे, एक बार अपन इसको ही डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए, जैसे मैंने आपको कहा अभी कि कार्बन को, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को पहचानना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक शुगर होती है, शर्करा होती है। क्या होती है? शर्करा। देखिए, कोई भी शर्करा बनती है ना, तो सामान्यतः जनरली आपको उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आपको 1:2 देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक एक चीज़ पे बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो एक शुगर होती है।
विभिन्न प्रकार की कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो है वो शर्कराएं, जो शुगर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इनके अंदर आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही देखने को मिलेगा। इन्हीं से ये चीज़ें बनी होती है। सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होती है। तो ये सभी जो हैं इनके अंदर जनरली आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 मिलेगा। सभी कार्बोहाइड्रेट, सभी शुगर के अंदर हमेशा यही रेशियो नहीं होता, अधिकतर में यही पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे अपन तो उसके अंदर बात करेंगे। दूसरी बात देखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, जल में विलयशील होती है। क्या होगी? जल में विलयशील, वाटर सॉल्युबल होती हैं। ठीक है ना, वाटर सॉल्युबल होंगी। और साथ ही साथ में कि ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं कि अलग अलग प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाएगा कि शुगर के अंदर देखा जाए, शुगर जो होती है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो बेसिकली 3 प्रकार में इसको डिवाइड किया जाता है। 3 टाइप्स जो है वो शुगर के पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एक होते हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। एक होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स एंड लास्ट वन इज पॉलीसैकेराइड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 3 भाग उसके पाए जाएंगे। पहला मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड। नाम पे जाइएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मोनो, डाई, ट्राई वगैरह, तो मोनो का मतलब होता है 1, एक। अगर कार्बोहाइड्रेट के अंदर केवल आपको एक ही कड़ी देखने को मिले, एक अकेली शुगर देखने को मिले, तो उसको कहते हैं अपन मोनोसैकेराइड। जैसे कि देखिए, अगर मैं यहाँ पर ग्लूकोज की बात करूँ, मोनोसैकेराइड के अंदर अपन एग्जाम्पल लें तो जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6। ऐसी ही फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला तो सेम ही होता है, C6H12 और O6 होता है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो है, गैलेक्टोज, ये सब जो हैं आपके मोनोसैकेराइड होती है। मोनोसैकेराइड का मतलब है इसके अंदर केवल एक शुगर की यूनिट पाई जाएगी। देखो यहाँ पर 1:2:1 दिखता ही है, सिंप्लीफाई करोगे आप इसको तो 1:2:1 दिखेगा अगर आपको, और केवल एक ही अणु है, एक ही मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज का अगर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या फ्रक्टोज का एक अणु उपस्थित है, एक मॉलिक्यूल है, तो वो हमेशा मोनोसैकेराइड होंगे। क्या होंगे? मोनोसैकेराइड। इसके बेसिस पर और भी होते हैं, डाइसैकेराइड भी होते हैं। जैसे अपन डाइसैकेराइड्स की बात करें तो मैं डाइसैकेराइड में लूंगी, डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल देखें अपन, माल्टोज है। माल्टोज शुगर जो होती है, लैक्टोज शुगर होती है, या फिर आप सुक्रोज का नाम लीजिए, सुक्रोज। ये क्या होंगे कि ये विभिन्न प्रकार के जो है ये दो किसी भी 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनेंगे। नाम है इनका डाइसैकेराइड। डाई का मतलब होता है 2, सैकेराइड्स का मतलब शुगर। ठीक है, अगर एक शुगर है अकेली तो मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज होती है। ठीक है, डाइसैकेराइड्स के अंदर 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे। जैसे माल्टोज जो है वो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। अगर हम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कर दें, ग्लूकोज के 2 अणुओं को जोड़ दें, तो 1 और 1 2 हो गई, तो दो सैकेराइड से मिलकर बनेगा, तो ये डाइसैकेराइड ही कहलाएगी। तो माल्टोज बेसिकली क्या होती है? डाइसैकेराइड होती है। क्या होती है? डाइसैकेराइड, क्योंकि इसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार से अपन लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड होती है। तो 2 मोनोसैकेराइड्स को जोड़ के जो है वो डाइसैकेराइड्स बनती है। मतलब डाइसैकेराइड वो है जिसमें शुगर के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, शर्करा के 2 अणु पाए जाए तो वो हो गए डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड शर्करा का एक अणु, शुगर का एक मॉलिक्यूल पाया जा रहा है। सुक्रोज भी जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी होती है। किससे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ठीक है,
2 मोनोसैकेराइड से बनी हो गई। तो डाइसैकेराइड का मतलब उसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल हैं, मोनोसैकेराइड, ठीक है। अब देखो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। ओलिगोसैकेराइड में बेसिकली क्या होगा कि आपको 3 से लेकर, अगर मॉलिक्यूल 3 से लेकर के 9 तक, ठीक है, अगर आपको ग्लूकोज के 3 से 9 तक अगर कोई अणु आपस में जुड़े नजर आते हैं तो उसको अपन कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। 2 से ज़्यादा और 10 से कम, यानी 3 से 9 के बीच में अगर इतने अणु ग्लूकोज के आपस में जुड़े हों और जो कोई शर्करा बने तो उसको अपन कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है 10 या 10 से ज़्यादा। जैसे कि अपन सेल्यूलोज की बात करते हैं, सेल्यूलोज के अंदर ग्लूकोज के, सेल्यूलोज जो है उसमें ग्लूकोज के 3000 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। मतलब ग्लूकोज के 3000 मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ेंगे तो तब जाकर के एक सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो अपन ग्लूकोज की C6H12O6 ग्लूकोज के काफ़ी n लगा दो, n मतलब अनगिनत, कितने भी जो है वो अणु हो सकते हैं, कितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जा सकते हैं। सो कितने भी मॉलिक्यूल्स अगर पाए जाएंगे सो वो क्या होंगे, पॉलीसैकेराइड, 10 या 10 से ज़्यादा, ठीक है। सो वो सभी क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड। जैसे कि आपने बात करें स्टार्च है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज खुद एक पॉलीसैकेराइड है। इसके अलावा आप पेप्टिडोग्लाइकेन पढ़ के आए थे, पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया में पढ़ाया था आपको, बैक्टीरिया की कोशिका में, पिछले लेक्चर्स में देख लेना आप। वो भी क्या होता है, एक पॉलीसैकेराइड होता है, बात की थी वहाँ पे हमने, ठीक है। सो दिस, जब भी मैंने किसी का नाम लिया है कि ये एक पॉलीसैकेराइड है, पिछले कुछ लेक्चर्स में स्टार्टिंग में मैंने बहुत बार बताया कि दिस इज पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। सो पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है ग्लूकोज के बहुत सारे अणु जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। 3 से 9 के बीच में अणु आएंगे तो इसका मतलब वो ओलिगोसैकेराइड्स है, एंड एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो वो मोनोसैकेराइड है। तो कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, शर्करा के अणुओं के नंबर के आधार पर, ठीक है ना। शर्करा के जो अणु हैं उनकी संख्या के आधार पर हम इनको अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। डाइसैकेराइड्स बेसिकली एक अलग से लेते हैं, बाकी ये 3 जो है वो पार्ट्स मेजर होते हैं इसके, ठीक है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है ना, आ भी जाएगी आई होप, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्या है कि हम कार्बोहाइड्रेट क्यों लेते हैं, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट या हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट क्यों होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अधिकतर जो खाने में लेते हैं उसमें अधिकतर कार्बोहाइड्रेट होता है। आप कोई भी ले लीजिए, चावल है, राइस, आप राइस खा रहे हो, आलू खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, ठीक है ना, ये जनरली इंडियन फूड है। सो इसके अंदर जो है वो आपको अधिकतर कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। इवन अगर आप बॉइल्ड राइस खा रहे हो, है ना, उबले हुए चावल खा रहे हो, तो आप प्योर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। जनरली जो हमारा फूड जो है, जो इंडियन फूड माना जाता है, इंडियन फूड के अंदर तो सब कुछ मिक्स होता है, दाल भी है, रोटी भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, ठीक है ना। हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, घी में बनाते हैं, कोई तेल में बना रहा है तो इसका मतलब हम ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं, यानी लिपिड भी है। दाल यूज़ कर रहे हो तो प्रोटीन भी है, ठीक है ना। मतलब आप कुछ भी खाते हो ना तो उसमें आपको अधिकतर कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, अधिकतर चीज़ें जो है वो कार्बोहाइड्रेट मिलती है, ठीक है ना। तो इसी कारण से कार्बोहाइड्रेट क्यों खाया जाता है, क्योंकि उससे ऊर्जा मिलती है, इट इज़ अ एनर्जी, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। देखें एक सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर देखें जैसे हम टीचर्स हैं, पूरे दिन बोलना पड़ता है, ठीक है ना, क्लासेस लेनी पड़ती हैं इतनी सारी, अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बहुत। अदर कोई काम है, कोई अदर कोई फंक्शन कर रहा है तो उसके लिए भी वर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। सब अपने अपने जो है वो प्रोफेशन में मदद कर रहे हैं, सब अपने काम कर रहे हैं, तो उनके सबको इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। खाना खाया, एनर्जी मिल गई, आराम से अपने काम कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा टाइम बाद फिर से एनर्जी डाउन हो गई, फिर से खाना खाने की ज़रूरत पड़ी। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बड़ी जल्दी एनर्जी भी दे देता है और साथ साथ में इसमें एनर्जी ख़त्म भी बड़ी जल्दी हो जाती है, ठीक है ना। ये तुरंत जो है वो टूट जाता है। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑक्सीकरण उसका जल्दी हो जाता है और ऑक्सीकरण होने से उसकी ऊर्जा जल्दी निकल जाती है और हम कार्बोहाइड्रेट की ही ऊर्जा को यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो लिपिड होता है, ठीक है ना, लिपिड जो है इसके अंदर कार्बन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, जैसे मैंने बताया आपको, तो उसको तोड़ने में बहुत ऊर्जा लगती है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है इसको तोड़ने में। तो लिपिड जो होती है ना, इसमें वास्तव में सबसे ज़्यादा ऊर्जा लिपिड में होती है, वसा में। लेकिन आप देखते होंगे कि अगर आप जितना हम काम कार्बोहाइड्रेट खा के कर सकते हैं उतना लिपिड खा के हम काम नहीं कर सकते,
ठीक है, क्योंकि देखिए लिपिड में एनर्जी तो सबसे ज़्यादा होती है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो ऊर्जा देता नहीं है हमें जल्दी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसके अंदर संग्रहित ऊर्जा ज़्यादा होती है, स्टोर्ड एनर्जी लिपिड में ज़्यादा होती है, लेकिन एनर्जी को प्रोवाइड कौन करता है जल्दी? कार्बोहाइड्रेट। सो हम एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ना कि लिपिड के लिए। लिपिड्स को हम खाते हैं, जो है लिपिड्स का यूज़ जो किया जाता है वसा का, वो होता है कि शरीर की रिपेयरिंग करने में। जैसे कि अधिकतर आप देखते हैं कि जब कभी भी कोई पेशेंट है, कोई हमारा घर का कोई है रिलेटिव है, तो वो अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आते हैं तो उसको अधिकतर जो है वो क्या खिलाया जाता है? जब वो रिकवर कर रहे होते हैं, ठीक हो रहे होते हैं, तो उस वक्त उसको घी खिलाया जाता है, स्पेशली जब कभी कोई चोट लगी हुई हो, या फिर आप देखते हैं प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स को घी बहुत दिया जाता है, क्योंकि देखिए ये हमेशा रिपेयरिंग में हेल्प करता है। जैसे सबसे सही तरीका इसको समझने का, प्रेगनेंसी के दौरान जब कहते हैं शरीर में एक तरह से टूट फूट ही होती है, ठीक है ना, बॉडी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मस्कुलर पेन सहन कर चुकी होती है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती है, उसके जस्ट बाद जो है वो फीमेल को पार्चुरेशन के बाद जो है वो घी खिलाया जाता है, क्योंकि उसके कारण बॉडी की जो सेल्स हैं जो डैमेज हो गई थी, या जो बॉडी जो है वो वीक पड़ गई थी, वो वापस रिपेयर हो सके, उसके जो घाव है, जो वुंड्स हैं, वो हील हो सके, ठीक है। तो उसके कारण जो है वो उन्हें क्या दिया जाता है? लिपिड ज़्यादा दिया जाता है ना, घी खिलाया जाता है, ठीक है। इंडियंस के अंदर ये बहुत होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात जैसे देखें, अब लिपिड के बारे में और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी के लिए हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो अब देखिए, प्रोटीन अपन ग्लूकोज की बात हो गई, अब आते हैं अपन लिपिड के ऊपर। वसा में जैसे मैंने बताया कि अगर कार्बन का अमाउंट ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा हो तब उसको अपन वसा कहते हैं, ठीक है। वसा जो है वो अधिकतर वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है, जल में अविलयशील होती है, ठीक है ना। क्या होगी? जल में अविलयशील, सॉल्युबल नहीं होगी, जल में अविलयशील होगी, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि यहाँ पर जब हमें देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको लिपिड पढ़ाए थे सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में, जो अपने कोशिका झिल्ली की बात करी थी तब, तो याद कीजिएगा कि उसमें मैंने बताया था आपको कि जो लिपिड होते हैं वो नॉन पोलर भी होते हैं, यानी हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक, ठीक है। जल याद कीजिएगा कि जो लिपिड होते हैं वो कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर, इसको बोल सकते हो अध्रुवीय। कैसे होते हैं? अध्रुवीय। अध्रुवीय होते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर अविलयशील होते हैं। बताया था ना आपको कि वाटर में इनसॉल्युबल है, अगर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब कि वो जल विरागी है। कैसा है? जल विरागी, ठीक है ना, जल से दूर भागता है, अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, ठीक है ना। सो वो जो लिपिड होते हैं ना वो क्या होते हैं? हमेशा नॉन पोलर, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है। लिपिड्स के अंदर बस हमें ध्यान रखना है कि लिपिड अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे फॉस्फोलिपिड आपको सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिला, कोशिका झिल्ली के अंदर हमें जो है वो फॉस्फोलिपिड देखने को मिला था, है ना। सब याद होना चाहिए आपको, है ना, और याद हो भी जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। डेली पढ़ेंगे हम, रेगुलर रखेंगे, सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोफोबिक जो होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है लिपिड्स का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों हम इसे यूज़ करते हैं? ठीक है, तो ये हमेशा वुंड्स को हील करने में हेल्प करता है। बॉडी में अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसको हील करने में लिपिड्स मदद करते हैं, ठीक है ना। तो इसी कारण से लिपिड्स का यूज़ किया जाता है। इसमें मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी होती है, ध्यान रखना, अधिकतम संचित ऊर्जा, मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी जो है वो इसमें होती है, अधिकतम संचित ऊर्जा इसमें पाई जाती है। लेकिन ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीजन जल्दी इसके ऊपर वर्क कर नहीं पाती है, ठीक है। इसी कारण से ये ऊर्जा जो है वो फ्री नहीं हो पाती, मुक्त नहीं हो पाती, और हम इसका जल्दी यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी होती है। जैसे देखिए आप भले ही कितना भी खाना खा लो, जैसे आपने रोटी वगैरह खाई आपने, ठीक है ना, दाल चावल खाया, तो एक वक्त के लिए आपको वो हैवी लगेगा, लेकिन वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, आराम से उसका डाइजेशन हो जाएगा। यही आप कोई जंक फूड खाओ, पिज़्ज़ा वगैरह है, ठीक है ना,
बर्गर वगैरह है, बहुत लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत खाते हैं, तो इसमें क्या हो गया आपके कि ये खा तो लेते हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है बहुत लंबे समय तक इससे हैवी लगने लग जाता है बॉडी, ठीक है। क्योंकि देखिए ये फैट है, इसमें अधिकतर चीज़ें फैट की बनी हुई होती हैं। तो फैट उसमें वसा है तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं, जल्दी से उसका डाइजेशन नहीं होगा, और उसमें से एनर्जी जो है वो वैसे भी नहीं निकल पाती। डाइजेशन के बाद भी इतनी एनर्जी लिपिड्स नहीं दे सकते हमें, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को खाने से ऊर्जा नहीं आती, इसलिए ये चीज़ें अवॉइड करने को कहा जाता है, ठीक है ना। ये फूड जो होता है जंक फूड वगैरह, इसको अवॉइड करने को कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत है, घी बहुत है वगैरह है, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद में आता है अपने प्रोटीन्स। देखो, एक जगह पर लिपिड हेल्प भी करती हैं तो दूसरी जगह पर नुकसान भी करती हैं। हर चीज़ के अपने फ़ायदे भी हैं और हर चीज़ के अपने नुकसान भी होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपन स्टूडेंट्स प्रोटीन पर। प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रोटीन जो होता है ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटीरियल है, ठीक है ना। क्या है? इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है ना। हमारे शरीर का जो है आधार ही है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ये हमें विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, ठीक है ना। अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। हमारी जो मसल्स है या जब भी ग्रोथ की बात आती है ना, कि बॉडी में वृद्धि होनी है, ग्रोथ होनी है, तो उसके लिए हमेशा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ध्यान रखिएगा कि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन जो होती है, इनको क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक है। बॉडी को जो ग्रोथ करवाने में जो हेल्प करता है, वृद्धि करवाने में, वो हमेशा प्रोटीन करते हैं। जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चों को जो है वो काफ़ी सारी प्रोटीन्स की जो है वो अपन देखते हैं ना, कॉम्प्लेन वगैरह आप जो देखते रहते हैं, कॉम्प्लेन है, हॉर्लिक्स है, ये सब दिया जाता है बच्चों को। तो वो सब वास्तव में उसमें क्या होता है? प्रोटीन शेक ही होते हैं वो एक तरीके के। सो प्रोटीन जो होता है वो बढ़ते लोगों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं जो बढ़ रहे हैं, वो ना बढ़ते बच्चों के लिए जैसे प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जिम करते हैं, ठीक है ना, जिम के अंदर अपनी बॉडी बिल्डिंग है, तो उसके लिए मसल्स को डेवलप करने के लिए क्या होगा? नई मसल्स को बनानी है, ग्रोथ करवानी है, तो वहाँ पे भी वो प्रोटीन शेक का बड़ा यूज़ करते हैं, है ना। उनके जो है उनकी डाइट के अंदर वो अपनी प्रोटीन शेक भी इंक्लूड करते हैं, एग वगैरह लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है वो बिल्डिंग मटीरियल्स होते हैं, बॉडी को बिल्ड करते हैं। बिल्ड तो तब होगा जब नई सेल्स बनेगी, ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ के लिए बेसिकली प्रोटीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, प्रोटीन जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड से बने होते हैं। बहुत प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, ठीक है। विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर लगभग 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक प्रोटीन को बनाने में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है वो हेल्प करते हैं। एक बात ध्यान रखना, व्हाट इज़ अमीनो अम्ल? तो देखिए, अमीनो अम्ल में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा 20 टाइप्स के अमीनो अम्ल है। अमीनो का मतलब होता है NH2 ग्रुप। अगर किसी में NH2 समूह है तो इसको अमीनो समूह कहा जाता है, ठीक है। और अमीनो एसिड यानी अम्ल यानी एसिड इसलिए कहा क्या है, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, क्या हो? कार्बोक्सिलिक समूह हो। तो ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। अमीनो समूह हो गया NH2 ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, ठीक है, तो एसिटिक ग्रुप, अम्ल वाला, तो अमीनो अम्ल कहा गया है। मतलब प्रोटीन के अंदर आपको क्या मिलेगा? जनरली आपको प्रोटीन में हमेशा ही क्या देखने को मिलेगा, जनरली नहीं हमेशा, कि एक NH2 ग्रुप भी होगा, अमीनो ग्रुप भी होगा, और एसिटिक ग्रुप यानी अम्लीय ग्रुप भी होगा, ठीक है ना। ये हमेशा पाए जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या होता है, R का मतलब होता है जो अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल है, 20 प्रकार के। तो R में मतलब कार्बन की चेन है, कितनी भी कार्बन की चेन हो सकती है। सभी अमीनो अम्ल में वो अलग अलग प्रकार से कार्बन की चेन पाई जाती है। तो R तो मतलब एल्किल ग्रुप हो गया। एल्किल ग्रुप जो है वो वेरिएबल हो सकता है, अलग अलग होते हैं। इनमें ध्यान रखना, एक एसिटिक ग्रुप होगा, अम्लीय ग्रुप और अम्लीय समूह होगा, और एक अमीनो ग्रुप होगा, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। ये एक अमीनो अम्ल, ये एक अमीनो अम्ल आपस में जुड़ गए, अगले से दूसरा जुड़ गया, दूसरे से तीसरा जुड़ गया। इस तरीके से अमीनो अम्ल एक चेन बना लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चेन बनाते हैं। और चेन कैसे बनती है इनमें ध्यान रखना, जैसे कि किसी भी एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, ये क्या करते हैं कि यहाँ से तो आपके OH चला जाता है, ठीक है, और यहाँ से चला जाता है एक हाइड्रोजन, NH में से मैंने कह दिया ये एक हाइड्रोजन आ गया। तो इनमें से क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा।
वाटर बाहर निकल जाएगा, जल, ठीक है ना। मतलब दो अमीनो अम्ल है, एक में से तो NH2 का H आया, एक हाइड्रोजन आयन आया, और दूसरे में से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH आयन चला गया। दोनों ने मिलकर वाटर का फॉर्मेशन किया, जल का निर्माण किया। जल इसमें से निकल जाता है और फाइनली ये कुछ इस तरीके के बॉन्ड में जुड़ जाते हैं। ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो इसको कहते हैं अपन पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन इसको? पेप्टाइड बंध कहते हैं। सो पेप्टाइड बंध जो है ना, इसके द्वारा ही विभिन्न प्रकार के जो है वो अमीनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं। एक अमीनो एसिड का अमीनो और दूसरे अमीनो एसिड का एसिटिक ग्रुप, दोनों ने आपस में मिलकर वाटर को बाहर निकाला और बंध बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो ये आपस में अलग अलग, मतलब 20 अमीनो अम्ल है। 20 अमीनो अम्ल ने इतने सारे पेप्टाइड्स बंध बनाए, मतलब खूब सारे पेप्टाइड बंध बने। खूब सारे के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? पॉली, अभी बताया था। जैसे पॉलीसेकेराइड, खूब सारे सेकेराइड्स हैं, तो पॉलीसेकेराइड है। यहाँ पर जब 20 प्रकार के अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ध्यान रखिएगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंध से आपस में जुड़े होंगे। तो पॉलीपेप्टाइड्स अगर कहा जाता है ना, तो बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स आर प्रोटीन ना, पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बंध हो गए ऐसे इस प्रकार के। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये होता है एक अमीनो अम्ल का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक संरचना जो है वो इसकी ये है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है, एक प्रोटीन को बनाते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी की संरचना में वृद्धि में सहायक होते हैं और संरचना को बनाने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिक्रेटरी मटेरियल्स की। बहुत ही इजी सा है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने की नहीं है। देखिए, जो सिक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं ना, इनके अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला तो एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम, और दूसरा मकरंद यानी नेक्टर, मकरंद। देखिए, जो सिक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं ये भी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। अधिकतर आपको देखिए, एंजाइम्स तो एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं, जबकि मकरंद यानी नेक्टर जो हनी बी वगैरह कलेक्ट करते हैं शहद बनाने के लिए, ठीक है ना, तो वो हमेशा किस में मिलेगा आपको? प्लांट्स में मिलेगा, ठीक है, फ्लावर्स में मिलते हैं। तो देखिए, एंजाइम्स जो है ना, ये तो हमारी बॉडी की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं हो रही है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, श्वसन चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, तो रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो वो एंजाइम्स जो है वो प्लांट्स में पाए जा रहे हैं, है ना, या फिर एनिमल्स में पाए जा रहे हैं। तो हमारे अंदर एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं, स्त्राव किए जाते हैं, स्रावित होते हैं वो। तो स्रावित होंगे तो ये क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, शरीर की जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं उनको करने में हेल्प करेगा, ठीक है। वास्तव में ध्यान रखना, जैसे सपोज कीजिए हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमने कहा कि बॉडी में सपोज कीजिए अमोनिया का निर्माण हो रहा है, N2+H2, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए कि बॉडी में अमोनिया का निर्माण हो रहा है या बॉडी में श्वसन हो रहा है, ठीक है, श्वसन हो रहा है। श्वसन के अंदर भी क्या होगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है, जो ग्लूकोज का अणु होता है वो विभिन्न प्रकार के एंजाइम के द्वारा टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर C6H12O6 है। हम देखेंगे यहाँ पर कि कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलता है और श्वसन के दौरान विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो है वो काम करते हैं और ये इस ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट, वाटर और साथ साथ में ऊर्जा यानी कि एनर्जी में तोड़ देते हैं, एनर्जी रिलीज करवाते हैं। तो यहाँ पर जो श्वसन की प्रक्रिया है वो आपके श्वसन की प्रक्रिया में हमने कहा एंजाइम्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो श्वसन की प्रक्रिया में जब एंजाइम यूज आए हैं तो श्वसन होता है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में आपको बहुत से एंजाइम मिलेंगे। बिना एंजाइम्स के तो फूड टूट ही नहीं सकता। तो एंजाइम जो होते हैं ना वो हमारी बॉडी की बहुत जैविक क्रियाओं को काम करवाते हैं, जैविक क्रियाओं को संपन्न कराते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है ना। एंजाइम्स किस में हेल्प करते हैं? हमारी बॉडी की जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटी है, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उसमें हेल्प करता है। तो एंजाइम बेसिकली इज अ बायोकैटलिस्ट। कैसे होते हैं? बायोकैटलिस्ट की तरह
बिहेव करते हैं, जैव उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं। जैव उत्प्रेरक का मतलब हो गया जो जैविक क्रियाओं को करवाएगा। जैविक क्रियाएं मतलब जो जीवन के अंदर जो हो रही है क्रियाएं उसको करवाने में जो हेल्प करेगा वो होते हैं हमेशा बायोकैटलिस्ट। ये हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन चल रही हो उनको तेज करने में, स्लो करने में हेल्प करते हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स। तो ये एक तरीके से बायोकैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जितनी भी जैविक क्रियाएं सबको करवाएंगे। जबकि नेक्टर जो होता है, नेक्टर देखिए अगर अपन मधुमक्खियों के लिए बात करें, हनी बी के लिए बात करें, तो हनी बी के लिए नेक्टर होता है, अधिकतर इंसेक्ट वगैरह लेते हैं। तो हनी बी तो उनके लिए, हनी बी के लिए नेक्टर क्या काम करेगा? नेक्टर काम करेगा एज अ फूड, भोजन की तरह से काम करेगा, भोजन की तरह काम करेगा। तो वो उसके लिए तो भोजन के लिए काम कर रहा है, हनी बी के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है इंसेक्ट्स को भोजन भी मिलता है दूसरे किसी भाग से, यानी पादपों से हमें भी भोजन मिल रहा है। ये तो हम अच्छे से जानते हैं, बिना प्लांट्स के तो फूड पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह से कि सिक्रेटरी सब्सटेंस, हम ये भी बोल सकते हैं कि सिक्रेटरी सब्सटेंस जो हैं, जो स्त्रावी पदार्थ हैं, वो शरीर की जैविक क्रियाओं को भी करवाते हैं और साथ साथ में भोजन भी उपलब्ध करवाते हैं। भोजन इंसेक्ट्स के लिए, कीट पतंगों के लिए, लेकिन हमारे लिए क्या दे रहा है? एंजाइम्स दे रहा है। प्लांट्स खुद के लिए क्या सिक्रीट कर रहे हैं? एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए। तो कुल मिला के जो सिक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं वो फूड और एक तरीके से बायोकैटलिस्ट यानी एंजाइम्स वगैरह जो है वो आपको क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ जो नेक्टर होता है, मकरंद जो है, जब इंसेक्ट प्लांट के पास आते हैं नेक्टर लेने के लिए, तो प्लांट्स के अंदर, पादपों के अंदर जो छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण, जो नर युग्मक होते हैं, वो इस इंसेक्ट की हाथ पैरों से चिपक जाते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर जो नेक्टर होता है वो आपके थोड़ा सा स्टिकी मटेरियल होता है, ठीक है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, और इसके साथ भी और पदार्थ कुछ निकलते हैं। वो क्या करते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स है, जो परागकण हैं, मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सो वो उसके हाथ पैरों पे चिपक जाते हैं, है ना, मधुमक्खियों के हाथ पैरों पे चिपक गए। फिर वो किसी दूसरे फ्लावर पे गया तो वो पोलन ग्रेन वहाँ पर उसमें ब्रश हो जाते हैं ना, ब्रश कर दिया उसका, पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे प्लांट के ऊपर चले गए। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, लैंगिक प्रजनन के अंदर जो परागण की प्रक्रिया होती है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करवाना है स्टिग्मा तक, ठीक है, उसमें भी हेल्प कौन करेगा? नेक्टर हेल्प करता है, क्योंकि नेक्टर लेने आए तभी तो ये चीज़ हुआ। इसमें फ्रेग्रेंस भी आती है, पुष्पों के अंदर खुशबू आती है फ्लावर्स में, तो वो भी इसको, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी। तो इंसेक्ट को भी फ़ायदा है और प्लांट को भी फ़ायदा मिल गया। तो नेक्टर जो होता है वो बेसिकली पॉलिनेशन की प्रक्रिया में, परागण की प्रक्रिया में भी मदद करता है। कीट परागण में, बेसिकली इंसेक्ट पॉलिनेशन कीट परागण में मदद करता है, ठीक है ना। सभी पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करेगा, कीट परागण में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज हमने बात करी है सिक्रेटरी सब्सटेंस क्या होता है और रिजर्व सब्सटेंस क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये बहुत सारे होते हैं और अच्छे से पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, एक एक चीज़ हमें आनी चाहिए, ठीक है। सो आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ें, याद कीजिए, उस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो जब तक चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हम अपने टॉपिक को अपने अंदर बसा नहीं सकते, ठीक है। तो चीज़ों को समझते रहिए, पढ़ते रहो आप, ठीक है। हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।